सभी लोग, मैं हूं आकाश भैया और आप सभी को स्वागत है रैंक प्लस पे। सब बच्चों, जैसा आप सभी को पता है कि हमारा फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, और आज इसका लेक्चर नंबर 5 जो है वो हम ओवरऑल देखने वाले हैं। ठीक है, और आज का टॉपिक क्या रहने वाला है? देखो, आज का टॉपिक आपका केमिस्ट्री का बेसिक्स को सुपर स्ट्रॉन्ग करने वाला एक सुपर स्ट्रॉन्ग टॉपिक आज हम करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं मोल अवधारणा की और मोलर द्रव्यमान की भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज का बेसिक हमारा टॉपिक ये रहने वाला होगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। सो आई होप अभी तक का आपको जो भी है वो समझ में आया होगा। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो पहले मैं उनको एक बार जो है क्लियर करने चाहेंगे। ठीक है, तो आपको किसी भी टॉपिक में अब तक जो भी टॉपिक हमने किया है उसमें किसी में भी अगर आपको डाउट है तो आप पहले मुझे वो कमेंट करके बताइए। ठीक है, या डीएससी का कोई भी क्वेश्चन जो भी आपको डीएससी तक मिले हैं 1 to 4 आपको डीएससी मिल चुके होंगे, तो उसमें अगर आपको किसी में कोई डाउट है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, डीएससी नंबर एंड को जो क्वेश्चन नंबर है उसको आप मुझे कमेंट करेंगे। ओके, क्लियर है? ऐसा करोगे तो मैं ऑलरेडी मेरे पास जितने भी पूरा डीएससी का सेट है उसमें मैं आराम से वो क्वेश्चन चेक कर लूँगा और आपकी जो भी क्वेरी है, जो भी डाउट है उसको हम पहले ही क्लियर करेंगे। ओके, क्लियर है? क्योंकि देखो ये टॉपिक एक ऐसा है ना कि इसको अपने को स्ट्रॉन्ग रखना है, पूरा इसको बहुत स्ट्रॉन्ग रखना रहता है। ठीक है, और हालांकि टॉपिक बहुत ईजी है, बेहद ईजी टॉपिक है। इसको अगर एक्चुअल में समझा जाए तो ये टॉपिक मुश्किल से 15-20 मिनट का होता है। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो केमिस्ट्री में कई बार आता है, एक बार नहीं कई बार। एक चैप्टर में आएगा, अगले चैप्टर में आएगा, इवन ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री में तो है ही। ठीक है, तो बहुत जगहों पर इस एक पर्टिकुलर टॉपिक का उपयोग किया जाता है, मोल अवधारणा का। तो इसको जो है हमें थोड़ा सा अच्छे से समझना, चीज़ें थोड़ी क्लियर करते हुए समझनी है। जितनी चीज़ें क्लियर रखी जाएंगी उतना ज़्यादा आपको इसमें फ़ायदा मिलने वाला होता है। ठीक है, क्लियर है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यार एक बार सभी लोग पहले कनेक्ट हो जाओ। ठीक है, एंड अपनी अटेंडेंस शो कर दो कि हाँ भाई सभी लोग क्लास में आ चुके हैं। एक बार फटाफट से प्रेजेंट सर या प्रेजेंट भैया कमेंट कर दीजिए ताकि फिर मुझे पता चल जाए कि भाई क्लास में कौन कौन है और अब क्लास स्टार्ट करने का टाइम हो चुका है। ठीक है, ओके, वही वाली बात ना कि सब लोग होंगे तब क्लास स्टार्ट कीजिए, ज़्यादा बेस्ट है ना। ओके, चलिए, ओके, चलो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे। जैसे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे उसके बाद ही जो है हम ओवरऑल स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगेन वही वाली बात है कि पहले आपके जो डाउट्स हैं पहले हम उनको थोड़ा सा कवर करना चाहिए, एंड देन आपके जो डीएससी का क्वेश्चन था उनको देख सकते हैं, उसके बाद ही हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हालांकि टॉपिक बहुत अच्छा है ओवरऑल देखा जाए तो। यहाँ पर आज हम बेसिकली थोड़ी काउंटिंग सीखने वाले हैं कि भाई ये जो आपका ओवरऑल मोल अवधारणा है ये क्यों दी गई है, इसका क्या पर्पज़ था असल में, तो वो सारी बातें जो है हम ओवरऑल देखने वाले होंगे। ओके, चलिए, ओके, ठीक है, चलिए, ओके, तो स्टार्ट करें फटाफट से। मुझे बस थम्स अप दिखा दीजिए अगर कोई डाउट नहीं है तो, कि मैं डाउट्स हो मैं कोई देख नहीं पा रहा हूँ, इसका मतलब कोई डाउट आपका नहीं है अभी तक। पर एक बार ध्यान रखना, डीएससीज सॉल्व करते रहिएगा। एंड ये बहुत ज़रूरी है, एक सिंपल सी बात को बोलता हूँ, आप इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे कि कौन सा लेक्चर नंबर चल रहा है या कौन सा चैप्टर चल रहा है। आप किसी भी लेक्चर में कोई भी डीएससी का क्वेश्चंस पूछ सकते हो मेरे से। ठीक है, इसके पूरे छूट है आपको। ये नहीं कि यार मान लो चैप्टर ये चल रहा है, मान लो दूसरा चैप्टर आ गया, मान लो डीएससी का कोई क्वेश्चन आपने बाद में देखा, कोई मिस हो गया मान लो बाई चांस, तो भी उसको कभी भी पूछ सकते हो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सा चैप्टर है या कौन सा लेक्चर नंबर चल रहा होगा हमारा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप किसी भी चैप्टर का डीएससी का क्वेश्चन किसी भी चैप्टर या किसी भी लेक्चर के दौरान पूछ सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस शर्त ये जरूरी है कि आप खुद से एफर्ट डालो और डीएससी सॉल्व करो। ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए होता है, जितना आप खुद से सॉल्व करेगा उतना ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा। और कि जहाँ पर फेल होंगे वहाँ पर यहाँ पूछोगे, ताकि वो चीज़ें भी जहाँ पर फेल होने वाले उनको भी आप अच्छे से कवर कर जाओ। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा मोल अवधारणा से। सबसे पहले हमें समझना बहुत जरूरी है कि मोल असल में होता क्या है, ये शब्द क्यों आया है, कहाँ से आया है ना। तो देखो, असल में अगर हम बात करेंगे इसकी शुरुआत कैसे हुई है थोड़ा क्लियर करते हैं। मोल शब्द की अगर बात करेंगे, इससे पहले आपको एक बहुत सिंपल सी बात आपको स्टार्टिंग से मैंने बता के रखा है कि हमारे पास ओके, अच्छा ओके, तो अच्छा पहले क्वेश्चन आया कि आरोही ने एक क्वेश्चन पूछा है कि सर डीएसए 4 का क्वेश्चन नंबर 8753 नहीं आया। हाँ चलो एक बार चलो देख लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, इसको स्टार्ट करने से पहले पर डीएसए देख लेते हैं, जैसे मैंने कहा था। तो चलिए ओके, चलो पहले थोड़ा सा डीएसए ही देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम स्टार्ट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास आपने कहा था डीएसए नंबर 4। ओके, सो डीएसए नंबर 4 ये रहा मेरे पास। ठीक है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बताया? क्वेश्चन नंबर 3 पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है कि जिंक का परमाणु भार क्या होता है। तो बच्चे देखो, अच्छा हाँ यहाँ पर आप अच्छा ऐसे करेंगे जिंक का। अब देखो एक छोटी मैं सलाह यहाँ पे देना चाहूँगा। चलो ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले
छोटा सा चलो एक हम डीएसए की अगर बात करेंगे तो आप बोल रहे हो डीएसए नंबर 4 की बात करते हैं, है ना। तो देखो आपने बोला है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 क्या है हमारा कि जिंक का परमाणु भार क्या होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको सलाह देना चाहूँगा, लास्ट टाइम पे कोई याद होगा मैंने आपको कुछ परमाणु भार आपको याद करने की ट्रिक बताई थी, मैंने आपको बताई थी परमाणु क्रमांक 1 से लेकर के परमाणु क्रमांक 20 तक की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, मैंने कहा था कुछ आपको याद करने पड़ सकते हैं। देखो एक्चुअल में ना अगर हम बात करें सही जो अप्रोच है इस क्वेश्चन के लिए वो यही है कि देखो आपको Z, देखो परमाणु क्रमांक को जो है Z से प्रदर्शित करते हैं, थोड़ा ध्यान रखना आगे आएगा भी। तो इसको 1 से लेकर के आपको 30 तक आपको सभी के परमाणु भार याद रखने होते हैं, एक्चुअल में टारगेट ये होता है। अच्छा वैसे ध्यान रखना परमाणु भार को A से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो आपको 1 से लेकर 30 तक सभी के परमाणु भार याद होने चाहिए, ठीक है। हमारी जो ट्रिक है मैंने आपको बताया था वो केवल परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 20 तक चलती है, ठीक है। अच्छा अगर जिंक की वैसे बात करेंगे ना तो जिंक की बात करेंगे तो उसका जिंक का जो परमाणु क्रमांक है वो असल में आपका 30 होता है, ठीक है, 30 होता है, ठीक है। और ट्रिक जो थी मेरे कहाँ से खाती थी, ट्रिक मैंने बताई थी 1 से लेके 20 तक की, ठीक है। तो सवाल है भैया आप पूछोगे भैया अब फिर 21 से लेके 30 तक क्या करेंगे, तो अफसोस उसके लिए आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसका और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो कि आपको 1 से लेके 20 तक तो आप याद रख सकते हो ट्रिक से, लेकिन उसके ऊपर क्या है कि वो ट्रिक वर्क नहीं करेगी, ठीक है, वो बिल्कुल वर्क नहीं करती है। अगर यहाँ पर अब जो आपके परमाणु भार आते हैं फिर वो दशमलव में आना भी स्टार्ट हो जाते हैं, ज़्यादातर उसमें जो परमाणु भार है वो दशमलव वाले होने वाले हैं, तो वहाँ पर वो ट्रिक फिर अपनी वर्क नहीं कर पाती है, सही कहूँ तो, ठीक है। तो उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, एक ही तरीका है कि आपको वो एक्चुअल में याद करने पड़ेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि जिंक का परमाणु भार क्या होता है, तो जिंक का जो परमाणु भार है वो 65.3 समथिंग होता है ना, हाँ, ठीक है। इसका परमाणु भार क्या होता है आपका 65.3 होता है, तो फिर आपको वो डायरेक्टली याद ही करना पड़ेगा। इसमें लाइक मैं बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा, सही कहूँ तो, पर इसका आपको थोड़ा सा ये आप थोड़ा सा याद करने वाला पार्ट है, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको 1 से लेके 20 तक के लिए तो आपको ट्रिक लगेगी, तो वो आप ट्रिक से कर सकते हो, परंतु 21 से लेकर के 30 तक ये बेसिकली आपको याद करना होगा, ठीक है। हालांकि यहाँ कुछ चीज़ों का आपको फ़ायदा मिल सकता है, कैसे आपको इसका फ़ायदा ये मिलेगा, देखो वैसे इनके परमाणु भार क्या होते हैं उनको एग्जैक्टली भी मैं बताऊंगा अभी नहीं, पर हाँ आपको याद कहाँ से करना है सवाल ये भी आएगा, है ना कहीं सवाल आने वाला होगा, ठीक है। तो ये आपको कैसे याद करना है, आपके पास एक चैप्टर आएगा आगे जाकर के तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तता, ऐसे एक चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 3 होगा आपका, ठीक है। तो वहाँ पर असल में क्या है कि आपको एक पूरी टेबल होती है, उस टेबल के अंदर उसको हम ऐसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं, उस सारणी की खास बात, उस टेबल की खास बात होती है कि उसके अंदर हर एक परमाणु या हर एक तत्व के बारे में उसमें बताया गया है, उसमें हर एक तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होता है वो लिखा गया है, और हर एक तत्व का भार यानी परमाणु भार कितना होता है वो भी पता गया है, ठीक है। ये जो मैंने बताया ना 65.3 ये वहीं से उठाया है, ठीक है। तो इसके लिए आपको याद कहाँ से करना पड़ेगा, आपके पास आपको आधुनिक आवर्त सारणी है, असल में आपको जो है यहाँ से जो है याद करना पड़ता है, ठीक है। और ध्यान रखना 30 तक याद रखना, उससे आगे याद नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारे पास अगर मैं वैसे बताऊँ ना तो प्रकृति में आज के टाइम पे करीब 118 तत्व इन टोटल पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब प्रकृति और मानव निर्मित भी, मतलब आज के टाइम में हम तत्व बना सकते हैं, ठीक है। जैसे है ना आपने अगर किसी ने आयरन मैन मूवी देखी हो तो आपको पता होगा कि टोनी स्टार्क एक पूरा नया तत्व बनाता है, तो भाई तो वो मैन मेड वाली चीज़ करता है कि कृत्रिम तत्व बनाना, कि इंसान खुद से तत्व बना सकते हैं, मानव निर्मित तत्व ये भी आज के टाइम पे होते हैं, ठीक है। तो हमने बनाए भी हैं खुद से, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं कि हम तत्व नहीं बना सकते, आज के टाइम पे हम तत्व भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल प्राकृतिक प्लस मानव निर्मित मिला करके करीब करीब हमारे पास 118 या उसके अराउंड तत्व है, 118 तो है ही, और भी खोज कर रहे हैं कि हम और नए तत्व बना लें या और खोज हो जाए, तो ये चीज़ चल रही है लगातार। तो पर हमें केवल 30 तक याद रखने हैं, ठीक है। कैसे रखने चिंता मत करना फिलहाल, लेकिन 1 से 20 तक आपको ट्रिक से रखना पड़ेगा, 21 से 20 के परमाणु में डायरेक्टली याद रखने पड़ते हैं, ठीक है। अच्छा और कौन सा आपका, और आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ओके क्वेश्चन नंबर 5 क्या, चलो देख लेते हैं। ओके ये तो मैंने बताया था NaCl का सूत्र द्रव्यमान क्या होता है, ये तो लास्ट क्लास में डिस्कस किया ही था मैंने कि NaCl का सूत्र द्रव्यमान क्या बताया था मैंने। सूत्र द्रव्यमान शब्द आता कब है, ये तब आता है बेसिकली जब आपके पास कोई आयनिक यौगिक हो, यानी कि आप ऐसे बोलो कि धातु और अधातु के बीच में, सोडियम जो है वो धातु है और जो क्लोरीन जो Cl है बस में अधातु होती है,
तो उनके बीच में अगर कोई यौगिक बनता है तो वह आयनिक यौगिक होता है असल में। और वहाँ पे हम परमाणु द्रव्यमान शब्द ना लेकर के एक नया शब्द लेके चलते हैं जिसको आप सूत्र द्रव्यमान कहते हो। निकालने का तरीका बिल्कुल सेम है, आपको सोडियम का और क्लोरीन का भार देखना पड़ेगा और दोनों को ऐड कर दो, वही आपका मिल जाएगा। ये तो क्लास में करवाया ही था मैंने, ये तो क्लास के लास्ट में करवाया था। आप क्लास के लास्ट में नहीं थे क्या? हाँ हारोई, ये तो लास्ट में क्लास में करवाया ही गया था। ओके, और क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। यार सही में मुझे लगता है कि आप क्लास में हमने बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 भी क्लास में करवाया गया था, ठीक है। अगर आपको याद हो, औसत परमाणु द्रव्यमान मैंने निकालना सिखाया था और वहाँ पे मैंने बताया था कि क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं, 35 और 37 वाला। वहाँ पर जो आपको अंक दिया हुआ है वो 34 पॉइंट समथिंग में दिया हुआ है, तो वो करीब करीब 35, और दूसरे का दिया हुआ है 36 पॉइंट समथिंग में, तो वो करीब करीब 37 है। तो ये वाला मैंने क्वेश्चन क्लास में करवाया था। ओके, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, ये चीज़ तो नहीं चलेगा, ऐसे थोड़ी रैंडम क्वेश्चन थोड़ी पूछते हैं। हाँ, ये तो क्लास में करवाई हुई चीज़ है। और क्वेश्चन नंबर 8 तो दिया ही था, उसमें ही नहीं किया तो फिर क्या किया? अच्छा मुझे बता, सही में सॉल्व किया था नहीं किया था? फटाफट से मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आपने सही में सॉल्व किया भी था? क्योंकि आपने देखो क्वेश्चन वो पूछे जो क्लास में करवाए हैं। इसके अलावा आपका क्लास में ध्यान काफ़ी लो चल रहा है अभी। हाँ, क्या इसका मैं ये कंक्लूजन निकाल लूँ कि आपका क्लास में ध्यान थोड़ा लो चल रहा है? चलो ये वाला क्वेश्चन चलो ऐसा था कि चलो मैंने नहीं बताया है ओके, कौन सी चीज़ कहाँ से देखनी है, लेकिन हाँ और क्वेश्चन तो क्लास में करवाएं, 2 क्वेश्चन क्लास में करवा रखे उनमें से ही। तो मतलब आपका क्लास में ध्यान काफ़ी लो चल रहा है बच्चे, ये नहीं चलेगा, ठीक है। आपको क्लास में फोकस करना पड़ेगा, थोड़ी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। और रिवीजन देखो करे करो, आपकी एक दिन आपका ऑफ रहता है, अल्टरनेट डे आपकी क्लास रहती है, तो वहाँ पर आपको अच्छे से देखना चाहिए जो भी आपने पढ़ा है। नोट्स ध्यान रखना, नोट्स की केवल PDF नहीं रखना है, आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, ये बहुत ज़रूरी है। क्लास में या बोर्ड पे जो भी लिखा जाएगा वो आपको अपने नोट्स में लिखने हैं, क्लास के साथ नहीं पर क्लास के बाद में, पर नोट्स अच्छे से बनाने हैं आपने को, ठीक है। अब वहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये चीज़ क्लास में करवाई गई है, और साथ में क्लास में ये चीज़ बोली भी गई थी कि आपके DSC के अंदर क्वेश्चन तो वो तो करना ही था। नहीं, वो वाला क्वेश्चन देखो एक बार आपको करना पड़ेगा, उसके बाद फिर मैं बताऊँगा, इस लेक्चर में तो नहीं बताऊँगा कम से कम। ओके, ऐसे नहीं होता है, आपको एक बार तो पहले सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे नहीं। ओके क्लियर, ठीक है। तो इसको भाई थोड़ा सा करिएगा, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। चलो अब हम टॉपिक पे आते हैं, हमारे पास आज वाले जो टॉपिक था, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो देखो अब हमारा अगेन टॉपिक जैसे कि हम बात करने वाले हैं कि भाई मोल क्या होता है। तो एक्चुअल में देखो उसकी स्टोरी ऐसे चलती है कि आप सब लोग जानते हो कि हमारे पास पदार्थ होता है। बेसिकली हमारे पास क्या है, हमारे पास तो भाई घुमा फिरा के पदार्थ पाया जाता है। और पदार्थ की बात करेंगे तो पदार्थ बहुत ज़्यादा सूक्ष्म कणों से मिलकर बनता है। ये बेसिकली कण से मिलकर बनता है। वो जो कण है वो अगेन आपका या तो आपका परमाणु होगा या फिर वो कहीं ना कहीं आपका अणु होगा। अब देखो पता है प्रॉब्लम क्या होती है इनके साथ? प्रॉब्लम ये है ना कि अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी पदार्थ, जैसे आपको ये पेन दे दिया गया, ठीक है, इस पेन में अगर देखा जाएगा तो हमारे पास ये परमाणु या फिर अणुओं से मिलकर बना होगा। अब सवाल तो ये आता है ना कि भाई अगर ये परमाणु या अणु से मिलकर बनता है तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इस पदार्थ के अंदर, इस पेन के अंदर कितने परमाणु या कितने अणु पाए जाते हैं, तो शायद आप कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में पड़ जाओगे, है ना, कि भाई इसके अंदर कितने परमाणु होंगे या कितने अणु होंगे, है ना। यानी बेसिकली मैं बात करने वाला काउंटिंग, क्योंकि अगर हम बात करेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे या किसी भी पदार्थ की बात करेंगे, अगर हम ये कहते हैं कि वो कणों से मिलकर के बन रहा है तो कणों की संख्या पता होनी चाहिए ना। तो बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन एक टाइम पे ये आ जाता है कि भाई परमाणु या अणु इसको काउंट कैसे किया जाए। पॉइंट है क्या, इनकी गिनती करना, कि भाई परमाणु या अणु की गिनती कैसे की जाए। तो पता प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम यही है असल में कि अगर आपके पास जैसे कोई कण अगर बड़े आकार का है तो उसकी तो काउंटिंग इजीली हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे कण का वो छोटा होता चला जाता है ना, उसकी काउंटिंग मुश्किल हो जाती है। पता है क्यों? जैसे कि देखो एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। मैंने आपको 2 कंडीशन दिया, मुझे बताना, ठीक है। ओके चलिए पहले एक बार थोड़ा बता देते हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चन और देखूंगा, आपको जो भी डाउट था, ठीक है। देखो अब जैसे कि मैं आपको 2 कंडीशन दे रहा हूँ, एक तरफ मैंने आपको दिया एक पूरे सेब की बास्केट दी मैंने आपको यहाँ पे इस तरफ से, और एक तरफ मैं आपको दिया एक नमक की डिब्बी दी है, ठीक है। अगर हम एक सेब की बास्केट की बात करें, सेब की टोकरी की बात करेंगे, आपसे बोला जाए इस टोकरी के अंदर कितने सेब पाए जाते हैं, तो आप बहुत ईजिली बता सकते हो, राइट, कि भाई इसके अंदर हमारे पास 10 या 12 जो भी सेब है वो आप आराम से काउंट कर सकते हो। रीज़न क्या है, क्योंकि एक तो बड़े आकार का है, आराम से दिख भी रहा है, सबसे पहले तो दिख रहा है भी, आराम से सेब दिख जाता है अच्छा खासा, और आराम से आकार बड़ा है तो उसको पकड़ पकड़ के इजीली काउंटिंग की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर नमक के लिए नहीं कर सकते। मैं बोलूँ भाई नमक के डिब्बे में कितने नमक के टुकड़े हैं,
भाई आपकी हालत खराब हो जाएगी काउंट करने में, एक एक नमक के टुकड़े को काउंट करने में जान निकलेगी कि हाँ भाई एक एक कण है, बारीकी से आप तो काउंटिंग करोगे। फिर एक तो इतना छोटा है कि भाई आकार इतना छोटा है कण का कि नमक की डिब्बी के अंदर बहुत अधिक संख्या में कण आ जाते हैं। तो सेब का तो आकार बड़ा था तो टोकरी के अंदर क्या कुछ गिनना चुना, कुछ फिक्स संख्या में कण आएंगे, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, आराम से काउंटिंग हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आकार बहुत छोटा होता है जिसके अर्थ कम जगह पर बहुत अधिक संख्या में कण आ जाते हैं। तो ऐसे में काउंटिंग करना क्या होता है, काफ़ी मुश्किल हो जाता है अगर देखा जाए तो, राइट। और ऐसे में अगर हम बात करेंगे, हमारे पास परमाणु की बात की जाएगी, अणु की बात की जाएगी, तो आपको पता है भाई कि परमाणु का ये जो अणु का जो आकार होता है वो तो और भी छोटा हो जाता है। अगर देखा उसको हम वैसे भी आंखों से तो देख नहीं पाते हैं। चलो नमक को तो एक बार देख भी लोगे, चलो एक तरफा कर लोगे, चलो ट्राई कर लिया। लेकिन मैं बात करूँ परमाणु की, अणु की बात करूँ तो ये तो बहुत ही छोटा हो गया, जिसको देख भी नहीं सकते, उसकी काउंटिंग कैसे करोगे भाई, इतना इजी टास्क तो वो रह नहीं जाता है, बहुत ही मुश्किल है। बाकी वही वाली बात है कि अगर हम बात करेंगे पदार्थ के अंदर, ऐसे मान लो जैसे हमारे पास पूरा ब्रह्मांड होता है ना, तो ब्रह्मांड के अंदर हमें पता है कि अगर हम अपने पृथ्वी की बात करेंगे तो वह बहुत छोटी हो जाएगी। मतलब ब्रह्मांड कितना ज़्यादा बड़ा ब्रह्मांड है, मिल्की वे बहुत ज़्यादा बड़ा ब्रह्मांड है हमारा, ठीक है। तो ऐसे में देखा था हमारे पास असंख्य तारे हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में तारे हैं, सूरज है, बहुत सारे ग्रह हैं, उल्का पिंड होते हैं, चंद्रमा होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ऐसे में अगर हम एक अर्थ की साइज की बात करेंगे तो करीब इतना ही क्या होता है, मेरा परमाणु भी हो जाता है, ठीक है। एक पूरे ब्रह्मांड के अंदर केवल एक छोटे से अर्थ को देखना, ओके, सेम उसी प्रकार से रह जाता है कि आप एक पदार्थ के अंदर आप अपने परमाणु को देखते हो, तो ये सेम चीज़ हो जाती है हमारे लिए, ओके। जैसे कि हमारे पास कोई कोयले का है, कोई भी आपको टुकड़ा ले लो, उसके अंदर परमाणु इतना ही छोटा होता है जितना पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक हमारी पृथ्वी हो जाती है, पृथ्वी के अंदर हम तो और भी छोटे हो गए, ऐसे मान लो, ठीक है। तो वही वाली बात है, ऐसे में काउंटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बेसिकली अगर हम बात करेंगे मोल के लिए, तो मोल असल में यहीं पर था, मोल बेसिकली काउंटिंग करवाता है, वो ये बताता है कि आप पदार्थ की जो भी मात्रा दी जाए उसके अंदर कितने परमाणु होंगे या कितने अणु होंगे, वो एग्जैक्ट काउंटिंग मोल करवा के देता है। मोल बेसिकली संख्या बताता है यहाँ पे, ओके। तो अगर जैसे कि मैंने बोला इस पूरे का सार ये निकल के आता है कि जब हम कहते हैं ना मोल, देखो मोल जो होता है ना बेसिकली, ये इसका बेसिकली उपयोग कहाँ पर होता है, गिनती गिनने के लिए। बेसिकली काउंटिंग करने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है, गिनती गिनना कह लो या फिर गिनती करना से ज़्यादा थोड़ा हिंदी वर्ड हो जाएगा, ज़्यादा सही रहेगा, तो गिनती करना, ओके। काउंटिंग करने के लिए बेसिकली जो है आप मोल शब्द का उपयोग करते हो, ठीक है। अच्छा, काउंटिंग करनी किसकी होती है ये समझ गए ना, गिनती हमें किसकी करनी पड़ती है, ये हमें करनी पड़ती है अति सूक्ष्म आकार कण, अति सूक्ष्म आकार के जो कण होते हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं मेरे पास परमाणु हो जाता है, ठीक है, जैसे कि अणु हो जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी तो बहुत छोटा है, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो तो और भी छोटा हो जाता है, वो हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रोटॉन हो जाएगा, न्यूट्रॉन या इत्यादि और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन अभी के लिए इतने, ठीक है। तो बेसिकली इनकी जब काउंटिंग करनी होती है ना तो आप मोल शब्द का उपयोग करते हो, ठीक है। और वहीं पर मोल कॉन्सेप्ट निकल के आता है, इसका मेन पर्पज यही है, काउंटिंग करना, पदार्थ के अंदर कितने परमाणु होंगे, कितने अणु होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में होने वाले हैं, उसको ईजी करने का काम मोल करता है, ओके। तो वहीं पर मोल या फिर हम बोलते हैं जो हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट है, फिर असल में ये आता है, फिर ये कॉन्सेप्ट तब आता है हमारे पास, ओके, क्लियर है। हाँ, ओके, आरोही क्या बोले हैं कि किया था बट क्वेश्चंस अलग तरीके से पूछ था, ओके। हाँ नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो सकता है, हाँ, ओके, कि क्वेश्चन की आपको थ्योरी देखो थोड़ी समझनी पड़ती है, ठीक है। थ्योरी बहुत ही सिंपल सी है, अगर आपको कोई थ्योरी क्लियर नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पर मैं थोड़ा सा रुक के बता दूँगा, ठीक है। पहले भी आप थोड़ा सा मोल कर लेते हैं हल्का फुल्का, एंड देन बीच टाइम में आपको उनके क्वेश्चन की थोड़ी थ्योरी और क्लियर कर दूंगा, ठीक है, आप आराम से कर लोगे, ठीक है। अच्छा, तो देखो ये वाला पार्ट क्लियर है। पहले अभी तक तो बेसिक मोल क्यों आया है इसका बेसिकली इंट्रोडक्शन करवाया गया पदार्थ की काउंटिंग करने के लिए। अच्छा, जब करता है कैसे, देखो ये समझो, देखो असल में जैसे हमारे पास क्या होता है, आपको एक फोका, आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि हमारे पास डेली बोलचाल में काफ़ी सारे ऐसे हिंदी के शब्द होते हैं जो कहीं ना कहीं एक अंग को प्रदर्शित करते हैं, है ना। जैसे कि एक सिंपल एग्जाम्पल लेके चलते हैं, दर्जन। आप सभी लोगों ने दर्जन वर्ड सुना होगा, है ना। दर्जन होता है ना, कि जैसे एक दर्जन क्या होता है, जैसे आप मान लो कहीं किसी शॉप पे गए, आप किसी मान लो किसी फ्रूट वाले की शॉप पे गए, आपने बोला कि यार मुझे एक दर्जन सेब दे दो, है ना। तो दुकानदार क्या करेगा, वो ये करेगा कि भाई उसको पता है दर्जन का मतलब 12 होता है ना, तो वो आपको 12 सेब गिन करके आपको दे देगा।
ये तो होता है ना, क्योंकि उसको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जो 1 दर्जन होता है वो बेसिकली 12 को प्रदर्शित करता है। ठीक है, 12 को वो प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसी प्रकार से देखो, अगर देखा और भी शब्द होते हैं, हमारे पास शब्द आता है सैकड़ा। आप सभी को पता होगा, एक वर्ड आया होगा, एक सैकड़ा, ये बेसिकली एक वर्ड चलता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब 100 होता है ना। इसी प्रकार से 1000 की बात करें तो आपके 1000 एक नंबर को प्रदर्शित करता है। यानी कहीं ना कहीं हमारे पास डेली बोलचाल में भी अगर देखा जाए तो हमारे पास कुछ हिंदी के शब्द होते हैं जो कहीं ना कहीं किसी का अंक को प्रदर्शित करवाते हैं। यानी शब्द और अंकों के बीच में एक संबंध आता है। कॉन्सेप्ट देख लो कहाँ जा रहा है, लेवल देखो भाई कॉन्सेप्ट का, कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हम। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास कई बार शब्द होते हैं जो बेसिकली किसी न किसी एक अंक को प्रदर्शित करवाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अब जब हम लेके चल रहे हैं मोल शब्द को, तो मोल भी क्या है? वो भी असल में एक अंक को प्रदर्शित करवाता है। लेकिन एक बार ध्यान रखना, मोल जो शब्द तब उपयोग में लेते हैं जब आप बहुत अधिक मात्रा में, मतलब बहुत अधिक संख्या में किसी को काउंट करने वाले हो। क्योंकि परमाणु अणु की तो अगर पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा भी ली जाए, 1 ग्राम 2 ग्राम आधी ग्राम भी ले ली जाएगी, तो वहाँ पर हमारे पास बहुत अधिक संख्या में परमाणु अणु आने वाले, बहुत अधिक संख्या में, बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में। ठीक है, तो ऐसे में मोल जो है ना वो बहुत बड़ी संख्या को प्रदर्शित करता है। क्या? तो देखिए, तो अगर हम बात करेंगे हमारे पास मोल की, तो बेसिकली क्या होती है, ये एक बहुत बड़ी संख्या को प्रदर्शित करता है। तो हम ये बोलते हैं कि जो 1 मोल होता है ना, वो असल में 6.022 गुणा 10⁻23 इस संख्या को प्रदर्शित करता है। और 10⁻23 का मतलब समझ गया ना, कि मतलब 6 के बाद 6022 के बाद आपको 20 बार 0 लगानी पड़ेगी, इतनी बड़ी संख्या। यानी अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, क्या कि 1 मोल, अगर मैं इसको पूरा ओपन करके लिखूँ तो ये हो जाएगा 6022 और इसके बाद 20 बार 0, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, बस ज़्यादा बड़ी नहीं है, पर हाँ इतनी बड़ी संख्या है बस। ठीक है, तो इस संख्या को 1 मोल प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये समझो भाई, तो ये संख्या बहुत बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग इस रेंज में कहीं ना कहीं जो है परमाणु या अणु कहीं ना कहीं उपस्थित होते हैं पदार्थ के अंदर। ठीक है, छोटी छोटी मात्रा के अंदर भी। हाँ, जितना ज़्यादा बड़ा पदार्थ होगा कहीं ना कहीं कणों की संख्या और बढ़ती चली जाती है, लेकिन एक बेसिक लेवल पे बात की जाए तो 1 मोल इस संख्या को प्रदर्शित करता है। शॉर्ट में मैं इसको 6.022 × 10⁻23 लिखता हूँ। ठीक है, तो 10⁻23 समझ गए ना कि कितनी बार 0 लगने वाला है, तो हिसाब लगा लो इतनी बार 0 लगता है। ठीक है, अब वही वाली बात ना, कोई बोलता है कि भैया जैसे बहुत लोगों का ऐसे लाइफ में इच्छा होती है ना कि जिनी विनी कुछ मिल जाएगा तो हम उससे 1 करोड़ रुपए मांगेंगे, या KBC में चलेगा चलो 7 करोड़ रुपए। आप बोल रहे हैं कि भैया मुझे 7 मोल रुपए चाहिए, इसका 7 गुना। ठीक है, ये बहुत बड़ा अंक हो जाता है, 7 1 मोल इतना बड़ा अंक होता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़े अंक को प्रदर्शित करता है। तो करोड़ तो बहुत छोटा है, करोड़, अरब, शंख, ये सब बहुत छोटे अंक हैं। ये एक्चुअल वर्ड होता है, 1 मोल में इतना होता है। ठीक है, तो अगर आपको अभी कुछ ऐसा कुछ मांगने को मिले ना, तो इसके हिसाब से मांगना, मोल में मांगना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये बेसिकली 1 मोल को जो है प्रदर्शित करता है। ठीक, पहले ये वाला पार्ट क्लियर हुआ, मुझे बता दो यहाँ तक का पार्ट क्लियर है सभी का? ओके, कि बेसिकली मोल क्या होता है, और थोड़ा इसका साइंटिफिक में पढ़ेंगे, चिंता मत करो। लेकिन अभी पहले बहुत ही बेसिक, बहुत ही नॉर्मल, जैसे डेली लैंग्वेज की जो बोलचाल की भाषा है, पहले उसमें समझो थोड़ा सा, चीज़ें क्लियर है। जैसे करोड़ भी कहीं ना कहीं बड़े अंक को दिखाता है, नो डाउट। अरब, शंख और नाद, पता नहीं बहुत सारे बड़े बड़े शब्द आ जाते हैं हमारे पास, है ना, लेकिन ये बहुत बड़ा अंक हो जाता है, ये 1 मोल होता है। ठीक है, और इससे आप हिसाब लगा सकते हो कि भाई हमारे पास परमाणु कितना ज़्यादा छोटा हो सकता है, किसी कैलकुलेशन के लिए हमें इतना ज़्यादा बड़ा नंबर लेकर के चलना पड़ता है। शॉर्ट में हम इसको ऐसे कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके, जल्दी से कमेंट कर दे करो यार फटाफट से। ये नहीं कमेंट में इतना स्लो क्यों होता है, कमेंट को समझ नहीं आता आपका भाई, थोड़ा सा जल्दी कमेंट करे करो, मतलब कि हाँ भाई क्लास में हो, पता चले। ये हो जाता है भाई क्लास अकेले चल रही है। तो देखो ये शब्द में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, मतलब बहुत भी नहीं, पर कुछ बेसिक तरीके होते हैं। और हालांकि देखो कुछ तरीके भी एक्चुअल में, जैसे कि अब एक्चुअल में पदार्थ की जो भी मात्रा दी जाएगी उसके अंदर आप एग्जैक्टली मोल संख्या ज्ञात कर सकते हो। यानी कि आप उसमें एग्जैक्टली ज्ञात कर सकते हो हमारे पास कितने परमाणु हैं या कितने अणु हैं, वो सारी की सारी बातें जो आप इसमें कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, अच्छा देखो समझो, अब आगे की बातें करते हैं, है ना। ओके, अब देखिए समझिए,
अब पॉइंट हमारे पास ये आता है कि चलो ये तो मुझे पता है कि मोल क्या है। बेसिकली मोल बेसिकली एक बहुत बड़ी संख्या को प्रदर्शित करता है। बेसिक टास्क तो इसका यही रह जाता है, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास क्या है, कुछ पॉइंट्स आते हैं, कुछ छोटे छोटे पॉइंट है, वो थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले तो हमारे पास क्या आता है, जब हम बोलते हैं ना मोल, ठीक है, मोल, तो मोल एक बात ध्यान रखना, मोल हमेशा क्या होता है, वो असल में इसका जो मेन फोकस है वो ये बताता है पदार्थ की मात्रा, ठीक है। ध्यान रखना, मोल जो होता है ना, इसका एक्चुअली अगर थोड़ा साइंटिफिक वे में देखा जाए तो असल में ये व्यापक तौर पे पदार्थ की मात्रा को प्रदर्शित करने में हेल्प करता है, ठीक है। क्योंकि पदार्थ की बात करेंगे तो वो परमाणु अणु से मिलकर बन रहा है, तो उसकी मात्रा क्या हुई तो वो मोल बताता है, ठीक है। जैसे कि हमने काउंटिंग करके ऐसे करके, तो वो मोल असल में हमें उसकी जानकारी देता है। तो असल में मोल क्या होता है, हमारा इसका मेन मात्रक होता है। तो पदार्थ की मात्रा को बताने के लिए केमिस्ट्री में जो मात्रक लिया जाता है वो असल में आपका मोल है। तो मोल अपने आप में एक मात्रक भी हो जाता है, ठीक है। अब देखो फर्क कहां पर पड़ता है, तो देखो जैसे कि अगर हम कहते हैं आपका मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो जब मैं कहता हूं आपके पास इस एक कॉन्सेप्ट के अंदर जब हम कहते हैं 1 मोल, तो बेसिकली ये होता है 6.022 इंटू 10⁻23, ये संख्या हो जाती है, ठीक है। लेकिन इसका मात्रक क्या आता है, मोल कॉन्सेप्ट का अपना मात्रक भी होता है, इसका जो मात्रक है वो सेम ही रहता है, बस वहां पे लास्ट में आप ई नहीं लगाते। अगर आपसे बोले मोल का मात्रक क्या होता है, मोल का मात्रक मोल ही होता है, बस लास्ट में ई नहीं लगाना होता, ठीक है। हालांकि जब आप हिंदी में लिखते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हिंदी में सेम ही चलता है, आपको मोल ही लिखना है, हिंदी में कोई डिफरेंस नहीं पता चलता है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में अगर आपको बाई चांस कभी देखने को मिल जाए तो आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जब लिखा जा रहा है कि एक मोल मतलब वो एक संख्या को बता रहा है पूरी तरीके से, ये शब्द है और ये संख्या, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। जब आपको बोला जा रहा है एक मोल, तो बेसिकली ये एक प्रकार से ये क्या हो जाएगा, ये शब्द हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। और जब मैं इसकी ये वाला नंबर रख देता हूं, ये क्या है, इसकी संख्या हो जाती है, ये क्या हो जाती है, इसकी संख्या हमारी हो जाती है, ठीक है। हालांकि एक बार ध्यान रखना, चलो अब इसमें थोड़ा और एड करते हैं कि हमारे पास ये जो संख्या होती है ना, असल में इसको एक स्पेशल नाम भी दिया गया है। क्या, इस संख्या के बारे में सबसे पहले आवोगाद्रो नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, इसलिए ये जो संख्या है इसको उसी के नाम पर आवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं, ठीक है। इस संख्या को हम क्या बोलते हैं, उसके नाम पे आवोगाद्रो संख्या, ठीक है। और इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, एवोगाड्रो नंबर। तो देखो इसको वैसे शॉर्ट में देखो एन ए से बोलते हैं, ऐसे समझो, सीधी बात है, एन ए, एन फॉर नंबर और ए फॉर आवोगाद्रो, ठीक है। तो ये कैपिटल ए लिखना है पर थोड़ा छोटा ऐसे नीचे करके लिखना पड़ता है, और एन तो पूरा कैपिटल बनाना ही है आपको, तो कैपिटल एन कैपिटल है, बस ए को थोड़ा सा छोटा करके नीचे एन के पास दिखाना इस प्रकार से, ठीक है। इसको आवोगाद्रो नंबर, तो एन फॉर नंबर, ए फॉर आवोगाद्रो, ओके, तो इसको आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। यानी ये जो नंबर है ना, इसको स्पेशल नाम आवोगाद्रो संख्या कहा गया है, ऐसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आता है, यानी एक मोल आवोगाद्रो संख्या के बराबर होता है, जिसको 6.022 गुणा 10⁻23, ये जो अंक है इसी को ही आवोगाद्रो संख्या कहा जाता है, ठीक है। क्लियर, तो ये वाला पार्ट आपका थोड़ा सा यहाँ पर भी आता है, ठीक है। तो पहले मुझे यहाँ तक का बताइए थोड़ा सा पार्ट कि ये आपको क्लियर हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमें थोड़े से कुछ मैं आपको कुछ क्वेश्चन आपसे पूछने हैं, क्योंकि वो जरूरी है, क्योंकि अब हम थोड़ा सा पहले इसके फॉर्मुलेस भी आएंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा काउंटिंग करना सीखेंगे, क्योंकि अगर आपको काउंटिंग करनी नहीं आती है तो उससे पहले आप मोल में आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। अब हम थोड़ी सी काउंटिंग करें कि आप एक्चुअल में कितनी काउंटिंग कर, कितनी गिनती आपको आती है, हमें थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए, लेकिन उससे पहले ये जरूरी है कि आप एक बार मुझे थम्स अप दिखाइए इस चीज़ तक, तो ठीक है। इसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, इसके पहले हम आगे नहीं बढ़ेंगे, आराम से देख लो, मैं साइड में थोड़ा सा हट जाता हूँ।
ओके चलो ठीक है, डन। चलिए बहुत बढ़िया है ना। अब देखो समझो, अब थोड़े से काउंटिंग करते हैं। जैसे मैंने बोला था कि आपको काउंटिंग करनी पहले इसके लिए आनी चाहिए, है ना। तो चलिए थोड़ी सी हम काउंटिंग जो है ओवरऑल कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो अगर हम बात करें काउंटिंग कैसे करनी है अपने को, ओके हाँ ठीक है। तो देखिए अगर आपको इसमें काउंटिंग कैसे करेंगे, जैसे कि देखो अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ जैसे कि 1 मोल, तो 1 मोल में हमारे पास कितनी संख्या होती है, 1 मोल में मेरे पास होती है आपके पास 6.022 गुणा 10⁻23, इतनी मेरे पास ओवरऑल संख्या होनी चाहिए, है ना। अच्छा कहीं पर मतलब 1 मोल की जगह पर लिखा हुआ है 2 मोल, तो 2 मोल में कितने नंबर आ जाएंगे, अगली बात है इसका डबल आएंगे, ये शब्द है और ये इसका अंक हो गया, ठीक है। तो 2 मोल में कितना, जैसे बोला कि 1 दर्जन में क्या होता है 12 होते हैं, तो 2 दर्जन में कितने होते हैं 12 का डबल करोगे ना 24 आएंगे, ठीक है। तो अवसर डबल करना पड़ेगा, देखिए 2 गुणा 6.022 गुणा 10⁻23, ठीक है। अच्छा कहीं पे मान लो लिखा हुआ है, अच्छा जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है कि 10 मोल आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे H2 अणु, क्योंकि H2 तो अणु होता है ना, तो 10 मोल H2 अणु में हमारे पास टोटल संख्या कितनी हो जाएगी। तो ध्यान दो मोल शब्द है, संख्या के लिए मुझे इसमें इस नंबर को रखना पड़ता है, इसे गुणा करना पड़ता है या इस नंबर की वैल्यू रखनी पड़ती है, ठीक है। तो 10 मोल का मतलब क्या हो जाएगा, 10 मोल का मतलब ये है कि इस संख्या में 10 से गुणा करना पड़ेगा मुझे, और उतने मेरे पास H2 के अणु होंगे, यानी क्या हो जाएगा मेरे पास 10 गुणा 6.022 गुणा 10⁻23 H2 के अणु, सही है। इसका मतलब यही तो हो गया ना हमारे पास, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा सकता हूँ चाहूँ तो, ठीक है। अगर मान लो मैं इसमें ये पूछता कि आपके पास सेम क्वेश्चन पर ध्यान से सुना, 10 मोल H2 अणु में H परमाणु, अब मैंने क्या पूछा आपसे पास H2 अणु में H परमाणु कितने हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, मतलब कि पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई 10 मोल हमारे पास जो H2 अणु में कितनी संख्या होती है, तो वो संख्या तो मुझे पता है कि इतनी संख्या में बस टोटल H2 अणु है, लेकिन हम बहुत कॉमन सेंस जानते हैं कि भाई एक अणु के अंदर 2 परमाणु होते हैं, क्योंकि H2 है ना, तो मतलब एक हाइड्रोजन का अणु 2 हाइड्रोजन के परमाणु से मिलकर बनता है। तो अगर मतलब इतनी संख्या हो गई तो हाइड्रोजन परमाणु कितने होंगे, तो अणुओं की संख्या है ना, इसके अंदर परमाणु कितने होंगे, इसका डबल करना पड़ेगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, इतने जो है मेरे पास हाइड्रोजन के परमाणु रह जाते हैं। ओके सिंपल बात है, आराम से हो जाएगा, मुश्किल तो नहीं है टास्क हमारे पास, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इस वाली बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली काउंटिंग हम कर रहे हैं यहाँ पे, अच्छे से फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लो मैं यहाँ पे ये बोलता है कि आपके पास 7 मोल, अगर आपको बोला जाए कि भाई आपके पास O परमाणु है, तो कोई बात नहीं, आप तो बेसिक काउंटिंग कर रहे हो ना, तो मोल की जगह पर आपको वैल्यू रखनी है। हाँ अगर फिर अणु के अंदर परमाणु पूछा जाए तो फिर आपको बेसिकली उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, पर आप ये अणु परमाणु आए किसी के लिए भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मतलब इसके अंदर कितने परमाणु होंगे, 7 गुणा 6.022 गुणा 10⁻23 ऑक्सीजन के परमाणु होंगे आपके पास, ठीक है। मतलब ये कुछ ऐसे मान लो कि जैसे कि आप शॉपिंग करने जाओ, अब चाहे आप बोलो उससे कि 1 दर्जन सेब दो, 1 दर्जन मुझे तरबूज दे दो, या 1 दर्जन मुझे केला दे दो, कुछ भी आप ले लो, या 1 दर्जन पेंसिल ले लो, आप चीज़ अलग अलग लेके चल रहे हो, लेकिन लेके तो दर्जन में चल रहे हो ना, तो दर्जन तो संख्या हो गई, तो ये तो केवल संख्या, मोल तो केवल संख्या दिखा रहा है। आपके आगे वाली जो वस्तु है, जैसे हाइड्रोजन का अणु है, परमाणु लेना चाह रहे हो या ऑक्सीजन परमाणु, वो आपको उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके क्लियर है। तो इससे कैसे बेसिकली हम परमाणु अपने मोल की बात करते हैं। मैं आयन भी ले सकता हूं, अगर मान लो मैं आपसे यहाँ पे बोलता कि 15 मोल Na+ आयन, तो भी एक ही बात, तो मतलब मेरे पास Na+ आयन के 15 मोल हैं टोटल कण, तो इतने कण हैं मेरे पास। ओके तो क्या हो जाएगा, तो 15 गुणा कितनी संख्या हो जाएगी, तो संख्या के लिए गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो फोकस करते हैं, हम फोकस करते हैं कण के ऊपर। अब कण आपका परमाणु हो, अणु हो या आयन हो, कुछ भी हो सकता है, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम कण पे फोकस करते हैं हमेशा।
ठीक है। तो इस प्रकार से बेसिकली आप काउंटिंग करते हो, और ये काउंटिंग बहुत जरूरी है। काउंटिंग जितनी क्लियर है कि आपको उतना फायदा रहता है, ठीक है। क्लियर काउंटिंग करना आ गया अपने को, ठीक है। जैसे कि देखो एक छोटा सा चलो क्वेश्चन ट्राई करके लेते हैं इसी के अंदर ही। जैसे कि देखिए, अगर मान लीजिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन अगर आपसे दूंगा, मुझे चाहता हूँ कि भाई आप लोग इसका आंसर दो, ठीक है। मान लीजिए कि मैंने आपको बोला है कि हमारे पास जैसे कि H2O है, मैंने आपको बोला है कि हमारे पास 10 मोल, अब जैसे कि देखो ये वाला मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, बहुत ध्यान से, क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर मैंने आपको बोला है कि मेरे पास 10 मोल H2O अणु हैं, ठीक है। अब इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या बतानी है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे कैसे करेंगे, तो बहुत कॉमन सेंस की बात है। हमें पता है भाई कि अगर 10 मोल H2O है ना मेरे पास, तो पहले मुझे H2O की टोटल संख्या पता करनी पड़ेगी, फिर ही आप इसे कर पाओगे, है ना। और उसके अंदर देखो ये तो हम देख सकते हैं कि भाई H2O के अंदर 2 हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं और 1 ऑक्सीजन का परमाणु होता है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम परमाणुओं की कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको बेसिक अणुओं की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पहले अणु की संख्या निकालो। तो 10 मोल तो शब्द हो गए ना, मुझे तो संख्या चाहिए। संख्या पूछिए तो क्या करोगे यहाँ पे, पहले सबसे पहले आपको यहाँ निकालना पड़ेगा आंसर में H2 अणुओं की संख्या, H2 अणुओं की संख्या। तो अगर आपको बोला जा रहा है कि 10 मोल H2 अणु है, तो इसमें संख्या क्या हो जाएगी आपके पास, 10 गुणा 6.022 गुणा 10 की घात 23 H2O के अणु, ये आपके पास टोटल अणु आएंगे, ठीक है। अब हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन परमाणु कितने, क्योंकि तो मैंने क्या बोला, अणु परमाणु से मिलकर बनता है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो परमाणु हो गए ना, तो हमें तो परमाणु काउंट करने हैं। तो हम क्या जानते हैं, हम बेसिक नॉलेज में इतना जानते हैं कि क्योंकि एक सिंगल H2O अणु में 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन तथा 1 ऑक्सीजन परमाणु होता है। अगर ये चीज़ अगर हम जानते हैं तो फिर हम क्या बोल सकते हैं, तो बहुत सेफली कह सकते हैं। तो फिर हमारे पास 10 मोल में कितने हो जाएंगे, तो अगर बात करें हमारे पास तो कुल कितने हो जाएंगे, तो हमारे पास तो टोटल इतने H2O के अणु है ना, तो इसमें कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन H2O के अणुओं की संख्या के डबल होने वाले हैं, ऐसे कह सकते हैं। यानी कि 2 गुणा 10 गुणा 6.022 गुणा 10 की घात 23 हाइड्रोजन के परमाणु रहने वाले मेरे पास, ठीक है। और ऑक्सीजन की क्या रहेंगे, देखो एक H2O में एक ही ऑक्सीजन रहता है, बराबर बराबर चलता है। यानी कि अगर हम बोले मेरे पास कुल, तो वो कितने हो जाएंगे, वो मेरे पास हो जाएंगे इतने ऑक्सीजन के परमाणु, यानी 1 से गुणा करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है ना। तो अकॉर्डिंगली फिर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो बहुत इजीली सॉल्व, है ना। ओके, क्लियर हुआ ये वाला पार्ट, कैसे करना था अपने को थोड़ा सा। ओके, आ रहे बच्चे, चलिए फटाफट से कमेंट कर दो यार, मतलब गायब हो जाता है तो पता नहीं चलता कई बार। तो हाँ, तो ये वाली चीज़ देखो, इस चीज़ का कभी फ़ायदा नहीं उठाना है। वैसे आप मैं बता दूँ एडवांस में कि आप क्लास में हो, सो यू हैव टू कमेंट। ओके, आपको कमेंट करना होगा, ओके, ये ज़रूरी रहता है ताकि मुझे क्लियर है कि भाई आप कैसे चल रहे हो। कई बार क्या होता है ना, हम कमेंट नहीं करते और मुझे पता नहीं चलता, कि इतनी टेलीपैथी तो मेरे को अभी आती नहीं है ना। तो अगर आप कमेंट करोगे तब पता चलेगा कि हाँ भाई दिमाग में क्या चल रहा है, समझ में आया है नहीं आया है। मैंने कहा पूरा बहुत लंबा चौड़ा कमेंट को नहीं, जस्ट सिंपल थम्स अप थम्स डाउन, उससे भी पता चल जाता है कि हाँ भाई ये क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। कम से कम यहाँ तो बोलोगे क्लास में, चलो ठीक है, आप ऑफलाइन अगर जाते हो इनकेस तो हो सकता है वहाँ पे ना कर पाओ, लेकिन ऑनलाइन में तो कर सकते हैं आराम से, है ना। ऑनलाइन में तो अच्छे तरीके से किया जा सकता है, अपने डाउट्स को आप बेझिझक पूछ सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान दो, तो थोड़ा सा ये थोड़ा एक्टिव जैसा हम रहना कहते हैं कि वो रही करो, ऐसा ये ना कि केवल इंस्टाग्राम पे या स्नैपचैट पे एक्टिव है, नहीं, आपको क्लासेस में भी एक्टिव रहना चाहिए। दैट्स अ गुड थिंग। ओके, चलिए
अब देखो, अब जैसे कि अगर हम बात करेंगे हमारे पास, अब बात करते हैं मोल के फॉर्मूलेस की बात करते हैं ना, कि मोल के फॉर्मूले भी कुछ होते हैं। देखो सिंपल सी बात है, आपका पदार्थ की मात्रा अलग अलग रूपों में हो सकती है, लेकिन हमारे पास कुछ फॉर्मूलेस आते हैं जिनकी मदद से आप मोल किसी भी पदार्थ के लिए काउंट कर सकते हो बहुत ईजिली। चाहे इवन पेन के अंदर भी अगर मुझे पता करना हो कि हमारे पास यहाँ पे कितने परमाणु हैं, इसके अंदर कितने अणुओं से मिलकर बनता है, तो वो भी मैं प्रॉपरली काउंट कर सकता हूँ ऑन द स्पॉट। कैसे? तो देखो, जैसे कि हमने बोला, अगर हम बात करें हमारे पास, देखो अगर हम बात करें हमारे पास मोल का, तो मैंने आपको बताया था मोल का मुख्यतः उपयोग कहाँ पर होने वाला है, पदार्थ की जो मात्रा है उसको बेसिकली काउंट करने में, कि हमारे पास कितना पदार्थ पाया जा रहा है, कितनी उसकी मात्रा, उसको काउंट करने के लिए इसका उपयोग आप करते हो, है ना। ओके ओके, अब पॉइंट ये भी था ना कि पदार्थ की मात्रा कितने रूपों में मिलती है। तो देखो पदार्थ की मात्रा से आप 3 रूप में देख सकते हो नॉर्मली डेली लाइफ में अगर बात करें तो, ठीक है। सबसे पहला तो आता है, सबसे पहला आपके पास होता है आपका भार, और इसको वैसे केमिस्ट्री में देखो आप द्रव्यमान भी कहते हो, ठीक है। देखो वैसे फिजिक्स में और केमिस्ट्री में यहाँ पे थोड़ा सा फर्क आता है, भार और द्रव्यमान में कई बार डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री में हम दोनों को एक लेके चलते हैं, ठीक है। मतलब कि भार या द्रव्यमान की बात करते हैं बिल्कुल सही। देखो जैसे कि मान लो आपके पास, मान लो कि आप के पास 2 बैग हैं, ठीक है। एक बैग है जिसमें हमारे पास 5 कॉपी रखी हुई है, एक बैग जिसमें 10 कॉपी रखी हुई है। तो अब क्या बोलोगे कि 10 कॉपी जिसमें रखी हुई है उसका वजन ज़्यादा है, उसका भार ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पे पदार्थ ज़्यादा मात्रा में है ना। तो सिंपल सी बात है, जहाँ पे पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ पे भार ज़्यादा होता है, जहाँ पदार्थ की मात्रा कम है मतलब वहाँ पे भार कम है। या मैं उल्टा कह सकता हूँ कि किसी बैग के अंदर अगर ज़्यादा वजन है, मतलब आप क्या सोचोगे यहाँ पे ज़्यादा सामान रखा हुआ है, और बैग का वजन अगर कम है तो क्या बोलोगे कम ही सामान रखा है, तो इस तरीके से। तो भार या द्रव्यमान, हालांकि टेक्निकली अगर देखे चलूँ तो मैं यहाँ पे शब्द द्रव्यमान लेके चलूंगा। इंग्लिश में क्या बोलते हो? मास। तो पहले तो यही आता है ना। दूसरा, दूसरा है संख्या, ठीक है। संख्या भी बिल्कुल सही। देखो तो सिंपल सी बात है, अगर मान लो कहीं पर, जैसे मैंने बोला ना काउंटिंग नंबर की बेसिस पर आप देखते हो, कहीं पर अगर मान लो कणों की मात्रा या पदार्थ की मात्रा ज़्यादा संख्या में, और अगर कहीं पर ज़्यादा संख्या में जैसे आपकी किताबें रखी हुई हैं, क्या बोलेंगे वहाँ पे पदार्थ ज़्यादा है। कहीं पर अगर संख्या कम है तो क्या बोले यहाँ पे पदार्थ कम है, मात्रा कम है उसकी। तो संख्या बिल्कुल एक वैलिड पॉइंट हमारे लिए बन जाता है ना। दूसरा, तीसरा जो होता है वो होता है मेरा स्पेशली गैस के लिए, यानी कि मेरा आयतन। इस वाले पे मैं थोड़ा सा स्टार मार्क लगा रहा हूँ, डबल स्टार, ठीक है। रीजन क्या है? क्योंकि इस पर थोड़ी सी हम कंडीशन देखते हैं। आयतन की बात करें तो आयतन हर किसी के लिए लागू हम नहीं करते हैं, आयतन में हम बात करते हैं स्पेशली गैस के लिए। गैस के लिए इसको हम लेके चलते हैं, ठीक है। गैस क्यों? क्योंकि देखो अगर बात करें गैस का कैसे चलता है, जैसे मान लो आपने गुब्बारे लिए तो, है ना, एक गुब्बारे का आयतन कम है, एक गुब्बारे का आयतन ज़्यादा है, तब क्या बोलोगे? जिस गुब्बारे का आयतन कम है मतलब वहाँ पे अंदर आपने जो हवा दी है वो कम दी गई है, वहाँ पे हवा के कणों की संख्या कम है इसलिए वो कम फूला होगा। और अगर गुब्बारे का आयतन ज़्यादा बड़ा है, इसका मतलब क्या, वहाँ पे अंदर ज़्यादा मात्रा में हवा दी गई होगी, तो वहाँ पे उसका आयतन ज़्यादा हो गया होगा। तो इसलिए आयतन भी कहीं ना कहीं पदार्थ की मात्रा को बताता है। अगर देखा जाए तो टेक्निकली 3 तरीके हैं जिससे कि आप पदार्थ की मात्रा को कहीं ना कहीं मेजर करते हो, उसका मापन करते हो। द्रव्यमान या भार के तौर पे नंबर 1 चीज़, दूसरा संख्या के तौर पे, और तीसरा आपके आयतन के तौर पे। अब बात ध्यान रखना, आयतन वाले में स्पेशली वो गैस के लिए लगता है, ठीक है। अब हर एक के लिए आप मोल निकाल सकते हो, हर एक के लिए मोल के फॉर्मूले तीनों के लिए वर्क करते हैं, बशर्ते यहाँ पर तीनों का फॉर्मूला अलग अलग होता है। तो फॉर्मूला क्या क्या होता है पहले वो थोड़ा समझना पड़ेगा, उसके बाद जो है आप इसे अच्छे से तरीके से कर सकते हो। तो देखो अगर आपको कभी भी द्रव्यमान अगर दिया जाए, ठीक है, तो फिर आप कैसे करने वाले हो? तो एक बार ध्यान रखना, आपको जो द्रव्यमान दिया जाएगा पहली बात तो उसका कोई मात्रक होगा। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? ग्राम होता है, ग्राम और किलोग्राम। लेकिन केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया था छोटे वाले मात्रक चलते हैं, तो सिर्फ ग्राम चलता है, किलोग्राम नहीं चलता, ठीक है। मतलब किलोग्राम ये सब चीज़ें चलती हैं आपके फिजिक्स के अंदर। आप नोटिस करोगे कि 2 पद्धतियाँ आपको शायद जैसे सौरभ सर आपको करवाएंगे भी या फिर आगे आएगा जैसे भी रहेगा, MKS और CGS करके 2 पद्धतियाँ होती हैं, है ना। CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और MKS होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो ये मीटर किलोग्राम सेकेंड ये थोड़े बड़े वाले मात्रा है। देखा जाए मीटर काफ़ी अच्छी लंबाई हो जाती है, किलोग्राम काफ़ी अच्छा भार हो जाता है ना, किलो में कोई चीज़ नाप रहे हो तो
तो वो थोड़ी बड़ी मात्रकों के लिए, बड़े राशियों के लिए चलता है। लेकिन सेंटीमीटर में क्या होता है, जब हम पदार्थ लेके चलते हैं ना एक्सपेरिमेंट के टाइम पे भी, तो बहुत छोटी छोटी मात्रा ली जाती है। एक्सपेरिमेंट क्या लगता है कि हम किलोग्राम में कोई चीज़ लेके नहीं चलते, हमेशा ग्राम में, मिलीग्राम में लेके चलते हैं, बहुत कम कम मात्रा में। तो ऐसे में ग्राम या फिर मिलीलीटर, ओके, या फिर हम बात करें सेंटीमीटर, छोटे छोटे जो मात्रा के हैं उनको लेके चला जाता है। हाँ, समय का सेकंड रहता है, उससे छोटा नहीं लेके चलते, ठीक है, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में भी। लेकिन केमिस्ट्री में ज़्यादातर छोटे वाले मात्रा, ग्राम, मिलीलीटर, सेंटीमीटर, इनका उपयोग लिया जाता है। तो यहाँ पर जो द्रव्यमान आपको लेके चलना है वो असल में वो ग्राम में लेकर चलना पड़ता है। तो फिर ऐसे में मोल कैसे निकालते हो? तो मोल का जो होता है आपके पास, जो भी पदार्थ है उस पदार्थ की या उस पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान डिवाइड बाई हम करते हैं मोलर द्रव्यमान। सब देखो एक शब्द हमारे पास आ रहा है, इसको अभी हम आज डिस्कस करेंगे, आपको बताया भी था आज के टॉपिक के अंदर ये भी आता है, मोलर द्रव्यमान। इससे आप डिवाइड लगा, तो ये क्या होता है, कैसे निकालते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आज ही के अंदर ही, ठीक है। लेकिन अभी पहले मैं आपको तीनों का फॉर्मूला बता रहा हूँ, फिर इसके अंदर की जो अंदर की जो चीज़ें हैं फिर वो धीरे धीरे करके बताई जाएंगी, पर पहले केवल तीनों का फॉर्मूला आप देखोगे, ठीक है। दूसरा, संख्या की बात की जाएगी। तो देखो, संख्या अगर दी हो तो कैसे देंगे, तो संख्या के लिए जो सिंबल है उसको n0 करके बोला था, n0। जीरो जो अक्सर लगता है वो नॉट शब्द को प्रदर्शित करता है, तो n0 बोलो, n0 कह लो, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसके लिए ऐसे मोल कैसे निकालते हो, इसमें आप मोल निकालते हो, मोल इक्वल टू होता है आपके पास जो भी संख्या दी हुई है, यानी कि n0 डिवाइड या n0, इसमें डिवाइड लगाता है आवोगाद्रो संख्या से, जिसको कि जो है आप Na कहते हो, इसको क्या बोलते हो, Na, ठीक है। ये आपका दूसरा वाला फॉर्मूला होता है जो कि संख्या में आपको मदद करवाती है कि आपको संख्या दी जाए तो आप आवेगाद्रो संख्या से डिवाइड लगा सकते हो, ठीक है। तीसरा देखो आयतन वाला, देखो आयतन वाले में अगेन देखो कंडीशन एक और आती है, मैंने 2 स्टार लगाया है, मतलब 2 कंडीशन है। कौन कौन सी? पहली बात तो गैस की लगता है, ओनली गैस, ठोस या द्रव के लिए नहीं लगेगा। हाँ, स्टार्टिंग के जो दोनों फॉर्मूला इनको आप ठोस या द्रव के लिए उपयोग में ले, ठोस द्रव के तीनों के लिए ले सकते हो। स्टार्टिंग के फॉर्मूले आपके पास सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों के लिए आप पहले वाला फॉर्मूला और दूसरे वाले फॉर्मूले को इजीली उपयोग में ला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पदार्थ की अवस्था कोई भी हो चल जाएंगे। लेकिन तीसरे वाला जो फॉर्मूला लास्ट वाला वो ओनली गैस के लिए, केवल गैस के लिए। मैं तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, केवल गैस अवस्था में होना चाहिए और किसी में नहीं, ठीक है। इसके अलावा तो यहाँ पर जो आयतन है वो बेसिकली आपका लीटर में नापा जाता है, ठीक है। ये कंडीशन है, बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, ये लीटर में नापा जाता है हमेशा, ठीक है। और यहाँ पर आपको कंडीशन दी जाती है एसटीपी की, ठीक है। अब पॉइंट यही इसका 3 स्टार भी आप मान लो, चलो एक तरीके से, ठीक है। एसटीपी क्या होता है ये भी हम अभी सीखेंगे कि भाई एसटीपी क्या वर्ड होता है, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या आता है वो समझो, पहले इसका फॉर्मूला थोड़ा समझ लेते हैं फिर हम बात करते हैं। यहाँ पर हम मोल कैसे निकालते हैं, यहाँ पर हम मोल निकालते हैं आपके पास जो भी आपका गैस का एसटीपी पर आयतन होता है, जो कि बेसिकली लीटर में होना चाहिए, उसमें आप डिवाइड लगाते हो 22.4 लीटर, ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, ये आपका तीसरा वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो बेसिकली देखो हमारे पास ये टोटल 3 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन अब इन फॉर्मूले में कुछ चीज़ें हैं जो आपको शायद अभी नहीं पता, ऑब्वियसली बात है कि मैंने बताया नहीं है, लेकिन अभी पहले हम उनको थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन पहले समझो, पदार्थ की मात्रा को 3 रूपों में हम नाप सकते हैं, ग्राम में, भार या द्रव्यमान के तौर पे, दूसरा उसकी संख्या हमें पता हो सकती है, या तीसरा हमें उस गैस का आयतन हो सकता है, ठीक है। पहला और दूसरा ठोस द्रव गैस किसी के लिए भी लग सकता है, लेकिन तीसरा वाला स्पेशली गैस के लिए लगेगा, जिसमें कंडीशन और भी आती है, ठीक है। और हर एक के लिए देखो एक अपना अपना खुद का फॉर्मूला हमारे पास होता है, ठीक है। अब देखो तो एक एक करके हमें जो जो वर्ड अब नहीं पता उनको क्लियर करते हैं। ओवरऑल देखा है तो आपको यहाँ पे 2 वर्ड नहीं पता होंगे मुख्य तौर पे, तो एक तो मोलर द्रव्यमान क्या होता है ये हमें नहीं पता है, और एक हमें एसटीपी का मतलब क्या है ये नहीं पता है। ये 2 चीज़ें में पता होनी चाहिए, तो फिर आप आई थिंक ये तीनों फॉर्मूले अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो। सिंपल सी बात है ना।
तो चलो भाई एक एक को हर एक को पहले कवर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करने वाले हमारे पास, हालांकि फ्लो चार्ट भी है, देखो एक फ्लो चार्ट भी है जिसको हम आज नहीं सीखेंगे, लेकिन हाँ पहले मैं चाहूँगा कि आप बेसिकली इन्हीं फॉर्मूले का यूज़ करोगे, लेकिन अगली क्लास में आपको थोड़ा सा फ्लो चार्ट भी बताऊँगा जो काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है। लेकिन पहले खुद से एक बार करना है टेक्निकली तरीके से इस फॉर्मूले का यूज़ करके, आपके डीएससी के जो क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन फ्लो चार्ट भी मैं आपको थोड़ा बताऊँगा, अभी नहीं पर आने वाले टाइम में बताऊँगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, मेरे पास जो शब्द आता है, हाँ सबसे पहले जो शब्द हमारे पास आता है वो आता है मेरे पास मोलर द्रव्यमान। ठीक है, मोलर द्रव्यमान सबसे पहले तो ये वाला शब्द जो है आपके पास आता है, ठीक है। तो देखो मोलर द्रव्यमान क्या होता है, तो ये कहीं ना कुछ नाम के अकॉर्डिंग, तो समझो केमिस्ट्री में ये बात हमेशा रखना, मैं हमेशा बोलूँगा, रिपीट होता रहेगा, हर बार होगा। कई बार आपको ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे जिनमें अगर आप थोड़ा सा संधि विच्छेद करते हो तो आपको पूरा मीनिंग पता चल जाएगा। मोस्टली डेफिनेशन ऐसी है। मोलर में देखा जाए तो देखो मोलर में दो वर्ड आ रहे हैं, मोल द्रव्यमान। मोल हमें पता है क्या होता है, पदार्थ की मात्रा ज्ञात करने के लिए इकाई है हमारे पास मोल, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि पदार्थ की एक मोल मात्रा का जो द्रव्यमान होगा वही मोलर द्रव्यमान होता है। इसकी परिभाषा भी यही है। परिभाषा क्या है इसकी, पदार्थ की एक मोल मात्रा का द्रव्यमान, यानी कि पदार्थ की एक मोल मात्रा में जितना वजन होता है, जितना भार होता है उसका, वो मतलब जो द्रव्यमान रहता है। नॉर्मली देखो मैं भार शब्द हम ज़्यादा सुनते हैं, पर टेक्निकली जो वर्ड आता है ना वो असल में द्रव्यमान होता है, काय जैसे, तो ठीक है। तो वही आपका मोलर द्रव्यमान कहलाया जाता है, ठीक है। अच्छा पॉइंट भी आता है कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे और इसका मात्रक क्या होता है वो समझो। पहली बात तो इसका मात्रक होता है, ठीक है। इसका जो मात्रक है, इसका इंपॉर्टेंट है, मात्रक पूछा जा सकता है आपसे। इसका मात्रक मेरे पास होता है आपका ग्राम प्रति मोल, ठीक है। ये क्या इसका मात्रक होता है। अब देखो मैंने बोला भी था लास्ट में ई मत लगाना, जब मोल इतना मात्रा के तौर पे लेके चलते हो तो लास्ट में ई नहीं लगाते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा अब इसको पता कैसे करते, गणना कैसे करते हैं, तो देखो ध्यान दो, हमारे पास किसी पदार्थ का मोलर द्रव्यमान उसके अणुभार, जिसको कि आप एएमयू में लेके चलते हो, एएमयू के ही बराबर होता है परंतु मात्रक एएमयू से ग्राम पर मोल करना होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली, चलो मैं आपके लिए एक नोट मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है, तो ये नोट आपको जरूर आपको ओवरऑल ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा क्या बोलता है हमारा नोट ये बोलता है कि अगर आपको किसी पदार्थ का मोलर द्रव्यमान अगर ज्ञात करना है तो पता क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना, आप ये करना कि आप उस पदार्थ का जो भी अणुभार है ना, जो भी आप निकाल सकते हो उस पदार्थ का, जो भी आपको दिया जाए उस यौगिक का पदार्थ का, उसका सेम वैल्यू लेके चलना, मात्रा सेम लेके चलनी है। बस आपको मात्रक उसका नॉर्मली अणुभार हम ये भी में निकालते हैं, उसको आप निकालोगे ग्राम पर मोल में, बस मात्रक बदलना है। जैसे कि चलो एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो देखिए जैसे कि मान लो मैं आपसे बोलता हूँ H2O, H2O का अणुभार हमारे पास क्या रहता है, तो आपको पता होगा H2O का अणुभार हमारे पास 18 AMU का आपका रहता है, ठीक है। पर मैं पूछूं कि H2O का मोलर द्रव्यमान क्या रहता है, तो मैंने क्या बोला, मात्रा सेम रहेगी यानी 180 रहेगा, सिर्फ मात्रक बदल जाएगा ग्राम प्रति मोल में। अब क्लियरली डिफरेंस देख सकते हो क्या डिफरेंस आता है, ओके। तो ये वाली बात है। इसी प्रकार से देखो ये, और ये सभी के लिए ये ओवरऑल ऑल राउंड चीज़ है, ठीक है। तो आप एक सिंगल चीज़ से आप मोलर द्रव्यमान वाला कॉन्सेप्ट भी पकड़ सकते हो बहुत ईजिली, ठीक है।
तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे कि चलो एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं। जैसे कि मान लो मैंने आपको बोला था (98 AMU होता है, लेकिन अगर बात करूं मैं आपसे H2SO4 का मोलर द्रव्यमान, तो वो आपके पास हो जाएगा 98 ग्राम प्रति मोल। वो फिर आपका 98 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा, ठीक है। तो ये असल में थोड़ा सा फर्क बनाता है, ठीक है। तो इससे आप मोलर द्रव्यमान बहुत इजीली पता कर सकते हो, ठीक है। और ये क्या रहेगा तो फिर आप बहुत इजीली मोल भी निकाल सकते हो, ठीक है। क्लियर है? तो ये वाला पार्ट हमारा क्लियर हो गया। इसका मात्रा मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, आपके लिए अलग से। क्या रहता है हमारे पास का ग्राम प्रति मोल, ठीक है। और यहाँ पर इसका मात्रक देखो, यहाँ पे ग्राम लिखा ही हुआ है, ठीक है। क्लियर है? ओके। अच्छा, वैसे ध्यान रखना, वैसे अवोगाद्रो संख्या का मात्रक होता है। अवोगाद्रो संख्या का मात्रक क्या रहता है, वो बेसिकली आपका रहता है मोल इनवर्स, ठीक है। मोल इनवर्स बेसिकली अवोगाद्रो संख्या का मात्रक है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कई बार हमें नहीं पता होता कि संख्या मान के चलते हैं, हम सोचते हैं कि संख्या का क्या ही मात्रक होगा, पर संख्या का मात्रक होता है, ठीक है। नॉर्मल संख्या का नहीं होता, लेकिन अवोगाद्रो संख्या का होता है, मोल इनवर्स होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी ऑनर का अपना क्लियर है। अच्छा, एक एसटीपी क्या होता है, तो एसटीपी क्या होता है, असल में क्या है, हमने तापमान या दाब की कुछ कंडीशन को फिक्स किया हुआ है, तो उनमें एसटीपी हमारे पास आता है। देखो एसटीपी का फुल फॉर्म क्या है, समझो। इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। हिंदी में क्या कहते हैं, मानक ताप दाब। हिंदी में क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड का मतलब होता है मानक, टेम्परेचर का मतलब होता है ताप और दाब। मतलब हमने क्या किया, तापमान और दाब की कंडीशंस को फिक्स कर दिया। मैंने को बताया ना कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको एक नोट मैंने लिखवाया भी था कि अगर आप तापमान या दाब की स्थितियों को बदल दोगे तो आप केमिस्ट्री के अंदर कोई भी रिएक्शन करवा सकते हो, आप पदार्थ की अवस्थाओं को परिवर्तित कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, सब कुछ कर पाओगे के लिए अगर टेम्परेचर और प्रेशर को आप सही से कंट्रोल करते हो, ठीक है। हमने क्या करा है, हमने कुछ ऐसे कुछ फिक्स मान भी रख रखे हैं जिसमें आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाता है। जैसे कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे क्या देखने को मिलता है कि अगर आप इस पर्टिकुलर एक कुछ फिक्स वैल्यूज होती हैं तो उस पर अगर आप रिएक्शन करवाते हो तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, तो वो आपका एसटीपी होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। यहाँ पर क्या कहते हैं, इस टेम्परेचर पे तापमान क्या रह जाए 0 डिग्री सेल्सियस और 273.15 केल्विन। केल्विन आपको पता है तापमान की इकाई होती है, अगेन हमारे लिए, है ना। कितने बच्चों को पता है भाई केल्विन तापमान की इकाई होती है? क्या कोई मुझे कमेंट करके बता सकता है कि सभी को पता है ना भाई कि केल्विन भी तापमान की इकाई होती है? ओके, थोड़ा नहीं पता बता देता हूँ वैसे कि डिग्री सेल्सियस तो हम लेकर के चलती है, पर केल्विन भी एक इकाई होती है, ठीक है। वो भी तापमान की ही इकाई होती है, ठीक है। और क्या रिलेशन रहता है, चलो मैं आपको बता देता हूँ, किसी को नहीं पता हो तो। के का मतलब होता है बेसिकली केल्विन, केमिस्ट्री में देखो ये वाली इकाई सबसे ज़्यादा चलती है, इसको के से प्रदर्शित करते हैं। और ये क्या होता है, हम ये बोलते हैं कि अगर केल्विन को और डिग्री सेल्सियस के बीच का रिलेशन क्या होता है कि केल्विन इक्वल्स टू होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, ठीक है। तो आपके पास डिग्री सेल्सियस में जो भी आपको नंबर दिया हुआ है उसमें आप 273.15 को जोड़ दोगे तो आपको वही सेम वैल्यू केल्विन बदल जाती है। जैसे कि ओके, अच्छा पता है, चलो बहुत बढ़िया होता है, नाइस, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है, ठीक है। तो ये आपका तापमान रहता है। प्रेशर क्या रहता है, प्रेशर जो रहता है, प्रेशर बेसिकली वो हमारा रहता है आपका 1 atm का, 1 atm का आपका प्रेशर है, एक वायुमंडलीय दाब, जो नॉर्मल वायुमंडल हम पे तो दाब लगाता है, प्रेशर लगाता है, वही वाला, ठीक है। तो वो आपका एसटीपी होता है। और इसको एसटीपी से मतलब कि यहाँ पे आपको अच्छे रिजल्ट केमिस्ट्री में मोस्टली रिएक्शंस में देखने को मिल जाते हैं। तो ये आपकी एक आइडियल कंडीशन मान ली है, ओके। अच्छा, इसके साथ सिमिलर एक वर्ड और भी आता है, चलो वो मैं आपको बता देता हूँ, भी आएगा आगे आए कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमें सीख लेते हैं। एक वर्ड था एनटीपी। एनटीपी का बोलते हो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि नॉर्मल का मतलब क्या होता है, सामान्य,
सामान्य तापदाब मतलब कि वो टेम्परेचर या प्रेशर जिस पे हमें अच्छा फील होता है, जिसमें लिए हम नॉर्मल हैं। ये इंसानों के हिसाब से बात करने वाले, रिएक्शंस नहीं, नॉर्मल मतलब हमारे लिए नॉर्मल क्या, हमारे लिए बेस्ट टेम्परेचर क्या होता है या बेस्ट प्रेशर क्या। तो प्रेशर तो हमें पता है, हमारे पास 1 atm का प्रेशर लगाता वायुमंडल हम पे लगा दे तो वो तो फिक्स है। टेम्परेचर हमारे लिए बेस्ट क्या है, बहुत सर्दी हमें अच्छा नहीं लगती क्योंकि बीमार हो सकते हैं, बहुत गर्मी अच्छी नहीं लगती क्योंकि भाई पसीना पसीना होने में कोई मज़ा नहीं है। सबसे लिए अच्छा टेम्परेचर आपको कौन से मौसम में देखने को मिलता है, वसंत ऋतु के अंदर। वहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है वो करीब करीब 25 डिग्री सेल्सियस का रहता है, वो काफ़ी एक अच्छा टेम्परेचर होता है हमारी बॉडी के लिए। तो हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर क्या है हमारे पास, जिसमें हमें अच्छा लगता है 25 डिग्री सेल्सियस और 298.15 केल्विन। एंड प्रेशर आपके पास क्या रहेगा, आपके पास 1 atm का जो है आपके पास प्रेशर रह जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन, इसमें हमें अच्छा लगता है। ओके, हाँ बिल्कुल। तो ये बात ध्यान रखना। तो ये आपके दो बेसिक आपके वर्ड आते हैं। तो जब हम बोले ना STP, मतलब मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे कुछ कंडीशन लगा रहा हूँ, क्योंकि गैस का तापमान मतलब गैस का जो आयतन होता है वो कहीं ना कहीं दाब या ताप से प्रभावित होता है। सिंपल सी बात है, आपको पता है कि गैस आपको जिस जगह पर रखोगे वो उस पूरी जगह को घेर लेती है। और सेम गैस को आप परफ्यूम की डिब्बी में रख सकते हो छोटी सी में, और अगर क्योंकि बहुत प्रेशर से बंद की जाएगी ना तो पूरी गैस उसके अंदर आ जाती है, लेकिन जैसे उस परफ्यूम को खोलोगे क्या होगा, पूरी गैस फैल जाती है ना, क्योंकि टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, प्रेशर भी बहुत कम हो जाता है तो गैस फैलती जाती है। तो इसलिए तो तापमान या दाब की कंडीशन अगर मैं फिक्स कर दूँ तो ऐसे में जो आयतन होगा तब आप 22.4 से डिवाइड लगाओगे। तो इस प्रकार से जो है हम बात करते हैं। ओके, क्लियर है। तो ये वाली पार्ट जो आपकी यहाँ निकल के आती है, तो तीनों फॉर्मूला इस तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है। हालांकि देखो ध्यान रखना, आज की DSC के अंदर अगर बात करें तो आपको इसके क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, तो उसको आप आराम से सॉल्व करेगा। और कल का हमारा जो नेक्स्ट क्लास का जो हमारा लेक्चर रहने वाला होगा उसमें कहीं ना कहीं हम इसके क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाले होंगे, ठीक है। आपके DSC के क्वेश्चन या जो कुछ बेसिक क्वेश्चन जो अब तक इस पर्टिकुलर टॉपिक से आए, JEE मेन के अंदर भी या एडवांस के अंदर भी, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले होंगे, ठीक है। लेकिन आज के लिए अगर देखा जाए तो इतना ही रहने वाला होगा। और ये जो फ्लो चार्ट है ये भी मैं तभी डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक बार के लिए आप आराम से आज के DSC को पहले सॉल्व करिएगा जितना हो सके अच्छे से, ओके। और आपके डाउट्स कहीं के बनेंगे तो वो आप मुझसे अगली क्लास में ज़रूर पूछिएगा। ओके, क्लियर है, चलिए, ओके डन। ओके, तो आज की अगर थियोरिटिकल बात करेंगे तो आज की थ्योरी जो है हमारी यहाँ पर समाप्त हो जाती है, आज का जो पार्ट था, ठीक है। और अब जो बचता है वो है थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो पहले मैं चाहूँगा पहले आप उसे करोगे और नेक्स्ट क्लास में जो हम इसी पर ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ताकि ये टॉपिक आपका एक अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग टॉपिक बन जाए। तो ये जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा, जितना आपका अच्छा रहेगा, आपको उतना ज़्यादा फायदा रहने वाला होगा पूरी केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि ये टॉपिक बार बार आता है। 11th क्लास में तो है, प्लस 12th क्लास में भी ये आता है, बहुत ज़्यादा अहम रोल ये प्ले करता है, ठीक है। क्लियर है। तो आज की तरफ से देखो फिर बच्चे, मेरी तरफ से इतना ही रहने वाला होगा, ठीक है। हाँ, और आप क्या बोले, F=9/, ये क्या लिखा है आपने, F=9/, ये कौन सा वर्ड लिख दिया आपने, कुछ गलत टैप हो गया मुझे ऐसा लगता है। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, तो फिर